हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं ये मुफ्त वीडियो आपको तभी जा कर के मिलेगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसका नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, यानी राजनीतिक विचारधाराएँ। ये फर्स्ट पेपर में, यानी ऑप्शनल PSIR के फर्स्ट पेपर में ये चैप्टर नंबर 8 है, इंडियन पॉलिटिकल थाट के। ठीक, वो इंडियन पॉलिटिकल थाट 9वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है। तो 8वां चैप्टर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें पहला उदारवाद, लिबरलिज्म है, जिसकी शुरुआत माना जाता है लॉक से हुई थी, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर्स थे और वही इसके जनक भी माने जाते हैं। इसी से लिबर्टी निकला हुआ है। आगे चल कर के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तो नहीं, उत्तरार्ध आप कह सकते हैं, लास्ट क्वार्टर में, और 20वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर 1925 तक, आप 1940 तक, मैंने सेकेंड क्वार्टर में भी मेजर पोर्शन तक न्यू लिबरलिज्म आ गया था। उसके बाद 1940 के बाद आप कह सकते हैं लिबर्टेरियनिज्म ने घर कर लिया। न्यू लिबरलिज्म के जो प्रतिपादक हैं उसमें कई हैं, जैसे नॉजिक साहब हैं, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं। आइजिया या ईसैया बर्लिन हैं, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं। और फ्रीडमैन हैं, हाइक हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन तो ऑस्ट्रेलियन है या ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं। और ये लोग एक्चुअली राज्य के दखल को बिल्कुल ही नकारते हैं और मार्केट बाज़ार को तरजीह देते हैं। दूसरे शब्दों में, एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने लेसे फेयर की वकालत की थी, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र के वो जनक भी माने जाते हैं। 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और उनके बाद जो है डेविड रिकार्डो और माल्थस जैसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये सभी तीनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, यानी जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया अर्थशास्त्र में, उसी चीज़ को दोबारा स्थापित करने के मामले में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं ये लोग। चाहे फ्रीडमैन हो, चाहे वो हायक हों, चाहे वो नॉजिक हों, चाहे वो ईसैया बर्लिन हो, चाहे लुडविग वॉन माइसेस हों, ये सभी लोग जो है इसकी वकालत करते हैं। लुडविग वॉन माइसेस ने भी निगेटिव लिबरलिज्म या निगेटिव लिबर्टी, यानी लिबरलिज्म से जिससे लिबर्टी निकला हुआ है, आइजिया बर्लिन या ईसैया बर्लिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 1958 में 1958 में संबोधित करते हुए लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट बताए थे। वास्तव में जॉन लॉक, जो कि हॉब्स का समकालीन माना जाता है या हॉब्स के बाद माना जाता है, जिसने लेविएथन पुस्तक लिखा था जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद रूसो आता है। रूसो 18वीं सदी का एक महान चिंतक माना जाता है। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही उसका देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी वो जो बातें कहता है, पेन इज माइटियर देन द सोर्ड इत्यादि, वो गूंजते रहे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो ये सभी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के समर्थक थे और माना जाता है इन सब ने लिबरलिज्म यानी उदारवाद को सपोर्ट किया। तो लिबरलिज्म पहली आइडियोलॉजी है जिसमें किसी भी चीज़ के उत्पादन या वितरण में राज्य के दखल को कमतर करके आंका गया है। न्यू लिबरलिज्म तो पूरी तरह से एक कदम आगे जा कर के मार्केट को महत्व देता है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि राज्य की कोई दखल होना चाहिए, यानी वो इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवादी, यानी हर इंसान को इतनी आज़ादी मिले कि वो राज्य से मुक्त होकर अपना कारोबार कर सके और उसे बढ़ा सके। उसकी मर्जी, वो जिससे भी बात करना चाहे कर सकता है, जिससे व्यापार करना चाहे, कारोबार करना चाहे कर सकता है। उसमें राज्य उसके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट ना करे, यानी राज्य का कोई नियंत्रण ना रहे, राज्य उसको रास्ता ना दिखाए, पूरी तरह से उसे बाज़ार के हवाले करने की बातें करते हैं। और
आइजिया बर्ली ने आगे चलकर 1958 में, जो कि नियो लिबरलिज्म, जो कि 20वीं सदी के एक जाने माने अमेरिकन चिंतक हैं, उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए 1958 में निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया। निगेटिव लिबर्टी को आप क्लासिकल यानी क्लासिकी युग का मान सकते हैं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, और पॉजिटिव लिबर्टी को आप पोस्ट क्लासिकल मान सकते हैं, यानी क्लासिकल के जो बाद आता है। दूसरे शब्दों में, सरकार नागरिकों की आज़ादी में बिल्कुल ही दखल ना दे, ये निगेटिव लिबर्टी है। और गरीब लोगों, गरीब समाज के कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार को दखल देना चाहिए। सरकार के बिना दखल दिए गरीब और कमज़ोर आदमी मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाएगा समाज के। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसे पॉजिटिव लिबर्टी का नाम दिया गया है। तो लिबरलिज्म का मोटे तौर पर मतलब ये होता है, यानी लिबरलिज्म की 3 धाराएं हो गई, खुद लिबरलिज्म, एक नियो लिबरलिज्म और एक लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म नियो लिबरलिज्म के आगे जाता है, इसमें आइजिया पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में, वो सीधे सीधे कहता है भाई राज्य की बिल्कुल दखल होनी ही नहीं चाहिए, इंसान को इतनी आज़ादी मिले कि वो स्वतंत्र होकर के अपना डिसीजन खुद ले कि कारोबार करना है, क्या करना है, उसमें राज्य का दखल नहीं होना चाहिए। जबकि सच्चाई इसके उलट है, यानी हर जगह सरकारें इंसान के प्राइवेट जीवन में इतनी घुस गई हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो तब भी पुलिस आ जाती है। पुलिस स्टेट सिंबल ही है। तो लिबरलिज्म एक यूटोपिया बन करके रह गया है, या नियो लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म, खैर जो भी है। आइजिया बर्लिन ने लिबर्टी का 2 कॉन्सेप्ट जो दिया, उसमें नियो लिबरलिज्म आप कह सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, जो निगेटिव लिबरलिज्म है, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया गया है नागरिकों के जीवन में। अब कौन सा हस्तक्षेप? मोटे तौर पे आर्थिक मामलों में, यानी अगर बाज़ार में आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ कोई टैक्स लेने वाला सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या उस बाज़ार को रेगुलेट करने वाला कोई विपणन अधिकारी ना पहुँच जाए या इंस्पेक्टर ना पहुँच जाए, ऐसी वकालत ये लोग करते हैं। यानी बाज़ार में आप तोरी बेच रहे हैं, नेनुआ बेच रहे हैं, या करेला बेच रहे हैं, बैगन बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, तो ख़रीदार और आपके बीच बार्गेनिंग होगी, मोल तोल होगा, मोल भाव होगा, और उसके आधार पर जो फाइनली प्राइस सेटल होगा उस प्राइस पर आप खरीदेंगे। सेलर वहाँ तक बार्गेन करेगा जहाँ तक वो 2 पैसा बचा सके, बायर वहाँ तक बार्गेन करेगा जहाँ कम से कम में वो बढ़िया से बढ़िया आइटम ले सके। तो इस प्रकार से इसमें राज्य का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अगर कोई विवाद भी हो गया तो इस मामले में आपस में ही निपटाने की व्यवस्था है। लिबर्टेरियनिज्म इसी से रिलेटेड, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जीवन के हर क्षेत्र में न्यू लिबरलिज्म इस बात को कहता है। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में भी है, जैसे आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने और डेटिंग साइट वगैरह इत्यादि की व्यवस्था है ही, लेकिन अब आप उसको मार डालेंगे, उसके 27 टुकड़े कर डालेंगे, तो ऐसे में तो राज्य को दखल देना ही पड़ेगा, राज्य आएगा ही आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप मार करके चैन से रह पाएंगे। वहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू होगा, और वो लागू करने का काम पुलिस ही करेगी, पुलिस करेगी, कोर्ट करेगी। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि लिबरलिज्म की 3 धाराएं हैं, लिबरलिज्म खुद, नियो लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म। इसमें डिग्री का अंतर है कि भाई कौन राज्य के दखल को कितना स्वीकार करता है। मोटे तौर पर इसकी शुरुआत जॉन लॉक के राइटिंग से हुई थी, जिनको लिबरलिज्म का जनक माना जाता है, जिसे लिबर्टी निकला हुआ है। एडम स्मिथ, जिन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। वो एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, और वो कहते थे कि भाई लेसे फेयर यानी उन्मुक्त व्यापार को सपोर्ट करते थे, यानी कारोबार और व्यापार में
राज्य की दखल नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो मोटे तौर पर लिबरलिज्म को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। क्लासिकल अर्थशास्त्री में वो आते हैं, डेविड रिकार्डो आते हैं, माल्थस आते हैं। तो इस प्रकार से तीनों लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और 18वीं और 19वीं सदी में इसकी धूम रही। लेकिन 19वीं सदी के पूर्वार्ध, वो सॉरी उत्तरार्ध तक आते आते मामला पलट गया और नियो लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद की विचारधारा घर करने लगी। धीरे धीरे करके अमेरिका में से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका प्रभाव पूरे पश्चिमी देश पर पड़ा। अमेरिका में केवल नॉजिक और आइजिया बर्लिन ने ही इसको आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसको ऑस्ट्रिया में फ्रीडमैन का साथ, मिल्टन फ्रीडमैन का साथ मिला। और मिल्टन फ्रीडमैन तो एक कदम आगे जा कर के जो बातें कहते हैं, अगर उसको हम ठीक से समझें तो एक्चुअली वो लिबरलिज्म के या न्यू लिबरलिज्म की जगह वो लिबर्टेरियनिज्म की वकालत करते हैं। इसी प्रकार से इसको हायक साहब ने भी आगे बढ़ाया, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले एक राजनीतिक विचारक हैं। तो इस प्रकार से इन चार लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है और सपोर्टिंग में लुडविग वॉन माइसेस वगैरह का भी नाम लिया जा सकता है। कुछ फ्रांसीसी चिंतक भी हैं जो कि लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, फोकल्ट वगैरह दूसरे तरह से। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी के साथ लिबरलिज्म कैसे जुड़ा हुआ है, या लिबरल इकॉनमी या डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहला तो लिबरलिज्म ही है। आपको पता है 1958 में आइजिया बर्लिन ने किस प्रकार से निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए, तो आइजिया बर्लिन ने निगेटिव लिबर्टी, जिसको क्लासिकल लिबर्टी भी कहा था, वो कहा था कि नागरिकों के जीवन में राज्य का बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ये है कि गरीब तबके के बेसहारा लोगों, कमज़ोर लोगों को समाज में तक्का लगाकर ऊपर उठाने, या उनको समाज के मुख्य विकास, समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि राज्य दखल दे। और राज्य ने भारतीय संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी, जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिसमें महिलाओं, श्रमिकों, बच्चों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों आदि के उत्थान की बातें कही गई हैं, तो ये उसी से संबंधित है। यानी डीपीएसपी पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों का मिश्रण है। कुछ मामले में राज्य के दखल की बात नहीं कही गई है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में राज्य के दखल की ही बात कही गई है। अब जैसे राज्य के दखल की वकालत कम की गई है, या राज्य केवल इस्टेब्लिश करेगा, जैसे 40 अनुच्छेद 40 पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में गठित करने का काम राज्य करेगा, ये संविधान निर्देश। लेकिन यहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दूसरी बात है कि एक बार पंचायतों का गठन हो जाने पर पंचायतें अपने हिसाब से स्थानीय विकास करेंगी, लेकिन कहाँ कर पा रही हैं। 73वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद भी वो टकटकी लगाए राज्य सरकार की ओर देखती रहती हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे विषयों का बंटवारा हो, चाहे पैसे का आवंटन हो। और लोकल स्तर पर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कहीं न कहीं राज्य इन्वॉल्व होता है। तो मोटे तौर पर या जो अन्य तमाम तरह के प्रावधान हैं, अब जैसे आप मद्य निषेध, वो भी तो राज्य ही लागू करता है, या पशुओं के वध पर, ये प्राइवेट एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन राज्य इनको रेगुलेट करता रहता है। मोटे तौर पर अनुच्छेद 47, 48, 40 ऐसे उपबंध हैं जिसमें राज्य की भूमिका केवल रेगुलेट करने तक है, बहुत मिनिमम है। लेकिन फिर भी राज्य अपनी दखल को इस कदर बढ़ा देता है कि वो नागरिकों के सामान्य जीवन में भी दखल देने लगता है। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो तब भी मामला पुलिस तक जाता है, थाने तक जाता है, उसमें कहीं कहीं पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस एक प्रकार से राज्य की सिंबल है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो लिबर्टी या लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है। जैसे हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, सरकार मुंह दबा करके ये तो नहीं कहेगी कि भाई आप 50 ग्राम हंसो या 100 ग्राम हंसो, उसको तौला तो नहीं जा सकता। तो हम ठहाका लगा के हंसें या मंद मंद मुस्कुराएं,
या चकल करें, मुंह बंद करके हंसें, ये यानी जिसको देहात में कहते हैं, मतलब जो मंद मंद मुस्कुराता है उसको कहते हैं मुर्गिया शैतान। कहने का मतलब ये है कि आप खुल करके ठहाका लगा करके नहीं हंसते हैं। जो ठहाका लगा के हंसते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुले दिल वाले लोग होते हैं। खैर जो भी है, वो तो बातें गांव की हैं, कहने वाली बातें हैं। हम लोग एक विषय पढ़ रहे हैं। तो लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, ये तीन धाराएं होती हैं। दूसरा समाजवाद, सोशलिज्म है। DS नकारा केस 1983 में समाजवाद को जरूरी बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बसंत कुमार का केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985 का केस है। और समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का केस है। इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को इम्पोर्टेंट बताया। मोटे तौर पर 1983 में परिभाषित करते हुए समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके, ऐसे प्रयास होते होते रहने चाहिए। राज्य द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने को ही समाजवाद कहेंगे। दूसरे शब्दों में वो समाजवाद नहीं कि मुकेश अंबानी आगे कैसे बढ़ गए, उनका पैसा ले लो, रुपया ले लो, चाहे अदानी कैसे आगे, गौतम अदानी कैसे आगे बढ़ गए, उनका उनका पैर काट के छोटा कर दो, ये सब समाजवाद नहीं है। ये पंडित नेहरू ने 1955 में, जब अवधि, जो मद्रास और आंध्र प्रदेश के बीच है, एक जगह है जहाँ की आयोजन किया गया था, इसका अवधि कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसमें बोलते हुए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कुछ लोगों के लिए समाजवाद का मतलब ये है कि अमीरों का पॉकेट काट के गरीबों का वो दे दो, लेकिन हमारे लिए समाजवाद का मतलब ये नहीं है। हम नेशनल वेल्थ को द्विगुणित करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसे गरीब तबके के बीच बांटेंगे। और इस विजन को उन्होंने 1956 में 10 अप्रैल को क्लियर किया था, जब उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा PL महालनोबिस के साथ मिलकर के तैयार किया था, जिसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा ही जाता है, जिसमें कि उद्योगों को, यानी सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तो उस समय इतना विकसित नहीं था, सेकेंडरी सेक्टर को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। और प्राथमिक सेक्टर जो कि पहले हैरेडोमर मॉडल पर आधारित पहले पंचवर्षीय योजना में था, उस पर उतना बल नहीं दिया गया। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि नेहरू जी ने भी समाजवाद का जो अर्थ समझाया था आगे चल करके, हालांकि उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने बिना अपने पिता का नाम लिए सब पर नियंत्रण स्थापित राज्य का करना शुरू कर दिया, चाहे वो कोयले खदान हो, चाहे स्टील हो, स्टील कारोबार हो, या बैंक हो, या अन्य हो। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माना था। चूँकि सोवियत रूस के लिए उन्हें उससे प्रभावित थी, तो हो सकता है उन्होंने इसी के तहत ऐसा किया हो। जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि समाजवाद को DS नकारा केस में, जिसमें पेंशन को एंटाइटलमेंट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी हकदारी बताया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा था राज्य का वह प्रयास जिससे हर आदमी का जीवन, खास करके गरीब और कमज़ोर वर्गों का जीवन बेहतर हो, उसे समाजवाद कहेंगे। आगे चल करके L बसंत कुमार केस में वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रेड्डी साहब ने, जस्टिस रेड्डी ने भी इसको परिभाषित किया था। समाजवाद को संक्षेप में परिभाषित किया था इंदिरा साहनीवाद 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BP जीवन रेड्डी ने, और ये परिभाषित किया था उन्होंने समता केस में 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने ही परिभाषित किया था। और BP जीवन रेड्डी ने परिभाषित नहीं, BP जीवन रेड्डी ने तो गरीबी को एक कारण बताया था कि भाई किस आधार पर हम कहेंगे कोई आदमी गरीब है। गरीबी को, एक गरीबी के 4 कारण बताए थे, जिसमें रहन सहन को बताया था, जिसमें संसाधनों का अभाव बताया था, जिसमें लोकेशन को इम्पोर्टेंस बताया था, जिसमें आर्थिक हैसियत को इम्पोर्टेंट बताया था। यानी समाज में आपकी क्या हैसियत वो रहन सहन में ही आ जाएगा, और आर्थिक हैसियत का मतलब आप कितना कमाते हैं महीने में, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो गरीबी को परिभाषित तो नहीं किया गया है संविधान में कहीं, लेकिन
रेड्डी, जस्टिस रेड्डी साहब ने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया था। उन्होंने बसंत कुमार केस में ही किया था, ये कर्नाटक से रिलेटेड था। खैर जो भी है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मॉडर्न ब्रीवरीज लिमिटेड केस में ये कह करके सबको चौंका दिया कि भाई धीरे धीरे भारत में समाजवाद का मतलब खत्म होता जा रहा है, और उदारीकरण के बाद बड़े लोगों यानी पूंजीवादी लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक तरह से समाजवाद को कमज़ोर करने वाले लिबरलिज्म की वकालत किया था, लिबरलिज्म पर टिप्पणी किया था, वकालत तो नहीं किया था, टिप्पणी किया था। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि समाजवाद धीरे धीरे अपना मतलब खोता जा रहा है। खैर, सोशलिज्म के बाद जो तीसरा चीज़ आता है वो मार्क्सिज्म है। कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जो मुख्य रूप से जिसे एंटी कैपिटलिस्ट माना जाता है, यानी कि पूंजीवाद का विरोधी माना जाता है। मोटे तौर पर समाजवाद के भी कई रूप हैं, जैसे साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसे कार्ल मार्क्स के नाम के साथ ही जोड़ा जाता है, जो हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करते हैं भाई हिस्ट्री में ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो इसके बाद समाजवाद आएगा और उसके बाद ये आएगा, यानी प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का की सत्ता स्थापित होगी और अंततः राज्य खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का जन्म होगा। दूसरे शब्दों में वो राज्य की भूमिका को मोटे तौर पर समाजवाद तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं वो कल्पना पर आधारित हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन फिर भी एक थियरी के रूप में तो सही है ही। दूसरे शब्दों में चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तो कहने का मतलब कि भाई मैं महबूबा आपकी चाँद जैसी हो, ये तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, भाई आपका भाग्य जाने भाई वैसी ही मिल जाए जैसा कि आपने सोचा था। अब ये उससे ख़राब मिल जाए या उससे अच्छी मिल जाए या वो वैसी मिल जाए तो भाई दूसरी बात है। मोटे तौर पर यह है, कल्पना को तो कोई रोक नहीं सकता। कोई यूटोपिया वो कल्पनाशीलता मानते हुए इंसान इस कल्पना करता है, पशु और गधे तो करते नहीं है। जाहिर है कि इंसान ही करता है, जो थोड़ी थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखता है वही कल्पना करता है। तो अगर हम इसे यूटोपिया मान लेंगे, यानी ये मान लेंगे कि भाई इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसको थॉमस मूर ने संभवतः 1546 या कुछ इसी समय इसकी रचना किया था मध्यकाल में, तो उन्हीं के इस किताब पर आधारित है, जिसमें आदर्श दुनिया की तलाश करने की बात कहा है उन्होंने। तो जीवन में कुछ आदर्श तो होता नहीं, जीवन तो बहुत कड़वा मीठा अनुभव दोनों होता रहता है जीवन का, लेकिन फिर भी ये कल्पना तो की ही जा सकती भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। थियरी के रूप में इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो तीसरा मार्क्सवाद है। चौथा जो है फांसीवाद है, जो कि बेनिटो मुसोलिनी के सिद्धांत पर आधारित है। फांसीवाद नाजीवाद तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन फांसीवाद में वो समाहित है। फांसीवाद नाजीवाद के बीच प्रमुख अंतर यह है कि दोनों में बीच जो हिटलर था वो प्रजातीय भेदभाव या सर्वोच्चता यानी रेशियल सुप्रीमेसी या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजातीय भेदभाव से ग्रसित था। यही कारण है कि उसने यहूदियों को मरवाना चालू कर दिया था कंसेंट्रेशन कैंप में। उग्र राष्ट्रवाद को दोनों सपोर्ट करते थे, दोनों डेमोक्रेसी, उदारवाद, लिबरलिज्म और मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म के विरोधी थे। दोनों बस डंडे से लोगों को समझाना चाहते थे, कैसा हुआ सीआर की तरह से डेमोक्रेसी कैसा, ये सब लोगों को बोलने थोड़े दिया जाएगा, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, यानी आपको वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जैसा राज्य कहेगा। दूसरे शब्दों में डिक्टेटरशिप था ये कुछ अजीब प्रकार का, जिसे 1984 नामक पुस्तक में जॉर्ज ऑरवेल ने टोटलिटेरियनिज्म अधिनायकवाद की संज्ञा दिया है। तो ये अधिनायकवाद ही था जिसे आज किम जोंग उन दो नॉर्थ कोरिया में लागू करता है। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो है ये फासिज्म से रिलेटेड जो फांसीवाद फांसी से निकला हुआ, इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने ये शासन स्थापित किया था। ये रोमन एम्पायर में जो मजिस्ट्रेट होते थे, उनके जो अटेंडेंट होते थे, वो लाल फीते से बंधे हुए एक रॉड लेकर चलते थे, जो कि अथॉरिटी यानी
राज्य सत्ता का प्रतीक हुआ करता था। आज भी पुलिस वाले डंडा लेके चलते ही हैं, और बस ये है कि उसमें नीचे वो लोहे का वो लगा देते हैं कुछ, जिससे कि चोट भी ज़्यादा लगे और डंडा फटे भी ना। ठीक है, तो उस समय लाल फीते से बंधा हुआ होता था डंडा, और डंडे का कलर भी ऑलमोस्ट लाल ही होता था या ब्राउन कलर का होता था, और मजिस्ट्रेट के अटेंडेंट लेकर उसे चलते थे, उसे फांसी कहा करते थे। उसी से फांसीवाद, फासिज्म निकला है, FASCISM ये निकला हुआ है। और बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली का डिक्टेटर था, उसने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। इसीलिए तो नाजीवाद से उसका प्रेम था, यानी हिटलर से, एडोल्फ हिटलर से उसका प्रेम था, और इस प्रेम के कारण ही ये सब एक्सिस पावर में थे। हिरोहितो उधर जापान में सम्राट थे, वो भी इसी तरह की सत्ता चाहते थे। इन तीनों के विरुद्ध अमेरिका, ब्रिटेन, उस समय सोवियत रूस भी साथ में था, फ्रांस जैसे देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस मुख्य थे। इन सभी देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये घटना घटी। 1919 से 1945 के बीच की घटना है। मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन पर धावा बोला और इनको कमज़ोर किया। एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने तो कहा जाता है सुसाइड ही कर लिया था। एडोल्फ हिटलर के बारे में तो कहा जाता है उसने अपने कुत्ते के साथ खुद को गोली मार दिया था अप्रैल 1945 में। और बेनिटो मुसोलिनी ने भी सुसाइड कर लिया था। जब देखा कि हम पकड़ जाएंगे और हमारे साथ बहुत उत्पीड़न होगा, तो उसने भी सुसाइड कर लिया था। तो पश्चिमी देशों की यही खुंदस थी, भाई कैसे ये सब डेमोक्रेसी का विरोध करते हुए और हर चीज़ राज्य के हाथ में रखना चाहते हैं। राज्य जैसा कहेगा वैसे इंसान को करना पड़ेगा। सब लोग हुआ नहीं कर पाएंगे, सब लोग बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये उदारवादी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, लोकतंत्र जिसका ये विरोध किया करते। इसीलिए लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों के विरोधी थे ये, बेनिटो मुसोलिनी हुए या एडोल्फ हिटलर हुए। और साथ ही ये मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स के भी घोर विरोधी थे। यानी मार्क्स ने जो बात कही थी कैपिटलिस्ट के विरुद्ध, कैपिटलिज्म को ये प्रमोट करते थे, हालांकि राज्य के अधीन ही चीज़ों को रखना चाहते थे। ये प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट नहीं करते थे, जबकि कार्ल मार्क्स राज्य को प्राइवेट एंटरप्राइजर के साथ एक अनहोली अलायंस मानता है, राज्य को एक पवित्र गठबंधन में मानता है। लेकिन मेन आलोचना उसकी यही है कि जो व्यक्ति अपना उद्यम चलाता, अपना कारोबार करता है, जो पूंजी के माध्यम से आगे बढ़ाता है और जो शोषण पर आधारित चीज़ें करता है, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के जो साधन है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे माइंस है, जैसे कैपिटल है, फाइनेंस इसमें आता है, रॉ मटेरियल वगैरह सब आ जाते हैं, इन सब पर नियंत्रण करके और उन लोगों को दबाने की कोशिश करता है जो अपना श्रम बेचते हैं। तो इस प्रकार से वो चाहता है कि भाई जो सर्वहारा वर्ग है, यानी जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो लेबर क्लास है, जो मजदूरी करने वाला मजदूर है, वह आगे आए और वो अपना उद्योग धंधों को संभाले। तो मोटे तौर पर वो राज्य को अनहोली अलायंस का एक पार्टनर मानता है, यानी अपवित्र गठबंधन का एक पार्टनर मानता है। लेकिन बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर ऐसा नहीं कि राज्य में पूंजीवाद बिल्कुल होगा ही नहीं, तब तो लोकतंत्र की तरफ चले जाते। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम पैसा कमाएंगे लेकिन राज्य अपने ही हाथ में सारे एंटरप्राइज को रखेगा, यानी सारे उद्यम, सारे कारोबार राज्य ही करेगा। इस प्रकार से वो लोकतंत्र के विरोधी हुए, यानी इंडिविजुअल वही करेगा जो राज्य चाहेगा। तो इन दोनों में प्रमुख अंतर वही रेशियल सुप्रीमेसी का है, यानी प्रजातीय सर्वोच्चता। हिटलर मानता था कि उसकी जो रेस है, उसकी जो कौम है, वो रेस में सबसे उच्च है, और यहूदियों को बहुत हेय दृष्टि से देखता था, और इसीलिए उनको कंसेंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर में बंद करवा के मरवाने लगा, जहरीले गैस दे करके। मस्टर्ड गैस उस समय ज़्यादा चलती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी और धीरे धीरे शरीर पर फफोले पड़ जाते थे और आदमी उसे तड़प तड़प कर मर जाता था। तो इस तरह से करके हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। बहुत सारे यहूदियों, कहा जाता है यातना शिविर में
60 लाख यहूदी मारे गए थे। खैर अब ये आंकड़े एग्जाल्टेड भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। यहूदियों की संख्या एक कितनी 1 करोड़ से कम है इजराइल में भी, जहां अपने अस्तित्व के लिए आज की डेट में वो लड़ रहे हैं, वहाँ भी इनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम ही है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो विश्व के प्रमुख देश थे जहाँ यहूदी रहते थे, उसमें से कुछ जर्मनी में रहते थे, कुछ क्या ज़्यादातर जर्मनी में रहते थे। ये तो ब्रिटिश मैंडेट के तहत जो है पैलेस्टीनियन अरब और जूज अरब में अरब लैंड को बांट दिया गया, और इस प्रकार से इजराइल यानी यहूदियों को ये जगह मिला जिस पर मुसलमान अपना दावा करते हैं। यही संघर्ष का तो मुख्य कारण है। गाज़ा पट्टी में 2005-6 में चुनाव हुए थे, जिससे वहाँ हमास सत्ता में आ गया था, जिसे स्वीकार कर लिया था महमूद अब्बास एंड कंपनी ने, पीएलओ ने स्वीकार कर लिया था। पीएलओ का मुख्यालय रामल्ला जेरिको जेरिन रामल्ला है, जेरिको जेरिन उसके पास के शहर हैं। ये वेस्ट बैंक में है, अपोजिट साइड में है। ये आपको स्मार्ट बोर्ड पर बताया जाएगा डायग्राम बना करके बाद में। खैर आज का ये टॉपिक है भी नहीं, तो आप कह सकते हैं लिबरलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, फिर फासिज्म, फिर गांधीज्म, यानी 6 विचारधाराएं। 5वां गांधीज्म है। गांधीवाद गांधी बाबा के विचारों से संबंधित है। इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मार्क्सवाद से अलग इनको देखते हैं, सर्वोदय खास करके कॉन्सेप्ट में, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट देखते हैं, महिलाओं को लेकर के इनके विचार क्या थे, अनुसूचित जातियों को लेकर के विचार क्या थे, जिनको हरिजन कहा करते थे, अम्बेडकर साहब के साथ इनके डिफरेंसेस क्या थे, तमाम चीज़ें इसमें हम देखते हैं। और लास्ट में आता है फेमिनिज्म, नारीवाद, जो जिसकी शुरुआत जो है कहा जाता है कि मेरी स्टोन क्राफ्ट ने वोल स्टोन क्राफ्ट पूरा नाम था, वो उन्होंने शुरू किया था, और हैरियट टेलर ने इसको आगे बढ़ाया था। फिर आगे चल करके वर्जीनिया वोल्फ आदि महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाया। यानी नारी को केवल सेक्स सिंबल के रूप में देखना गलत है। यानी नेचर ने जैसा नारी और पुरुष में अंतर किया है, उसने तो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग अलग चेंज कर दिया, उसी तरह का हार्मोन डाल दिया ताकि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण हो। ठीक है, यानी आइडेंटिटी और ओरिएंटेशन ज़्यादातर केसेस में एक ही होते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन ये लोग जेंडर को भी ध्यान में रखते हैं, जो कि एक सामाजिक मान्यता है। समाज में ये माना जाता है कि भाई जिसकी आइडेंटिटी महिला की है उसका झुकाव पुरुष की ओर होगा, जबकि हो सकता है किसी अन्य महिला की, हो सकता है वो लेस्बियन हो। यही तो LGBTQ केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में ये व्यवस्था दिया। खैर उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए सामाजिक जो अवधारणा है उसे हम जेंडर कहते हैं, जो बायोलॉजिकल जैविक अवधारणा है उसे हम सेक्स कहते हैं, और नारियों को मोटे तौर पर इस रूप में चित्रित किया गया कि वो सेक्स सिंबल हैं। उनका रोल बस 4 दीवारी के भीतर है, पुरुषों की सेवा करना है, और उनके पास अपना कोई स्वाद नहीं है, अपना कोई हाड़ मांस नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई ये नहीं है। जो पुरुष तय करता है वही सब होता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उनको भी भूख लगती है, उनको भी वही काम करने होते हैं जो पुरुषों को करने होते हैं, लेकिन लज्जा के कारण समाज में इस प्रकार से उनको ऊपर थोपा गया है कि वो अपनी बात कह नहीं पाती। अब आज की डेट में चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं। ये फेमिनिज्म नारीवाद का ही एक्चुअली अब उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रिफ्लेक्शन है। आज महिलाएं खुल करके अपने सेक्स डिजायर को भी व्यक्त करने लगी हैं, और वो खुद पुरुषों को पसंद नापसंद करने लगे हैं। तमाम इस तरह के साइट भी खुल गए हैं, और वो अपने इच्छानुसार पुरुषों के पास जाती हैं, पुरुषों से दोस्ती करती हैं। तो ये जैसे सोसाइटी अनफोल्ड हो रही है, भारतीय समाज भी खुल रहा है। इसीलिए जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक कमेंट किया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। 2018 में उन्होंने फैसला देते हुए कहा था कि ये एक्चुअली 497 सेक्शन 497 IPC यानी एडल्ट्री को लेकर के था, व्यभिचार को लेकर के था, जिसमें उन्होंने कहा कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ,
यानी अपने पत्नी का वो मास्टर नहीं है, उसकी पत्नी स्वतंत्र है किसी पर पुरुष के साथ गमन करने के लिए। अगर वो स्वेच्छा से करती है, उसका पुरुष उस पुरुष के विरुद्ध, जो कि दूसरा पुरुष है, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। और अगर ऐसा नहीं है, यानी औरत के साथ जोर जबरदस्ती किया गया है, तो सेक्शन 377 बहाल रहेगा। 376 अप्राकृतिक मैथुन का भी बहाल रहेगा, जिसके तहत क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है। और 497 भी बहाल रहेगा। इसके साथ 498A है संभवतः सेक्शन, धारा, वो भी बहाल रहेगा। इस तरह की बात जो है जस्टिस दीपक मिश्रा ने कही थी। मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए कि पहले ये माना जाता था कि भाई अगर महिला व्यभिचार करती है तो दूसरे पुरुष के खिलाफ उसका पति मुकदमा दर्ज करा सकता है। लेकिन अब तो दीपक मिश्रा ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अगर स्वेच्छा से वो करती है तो मुकदमा दर्ज पुरुष नहीं करा सकता। दूसरे शब्दों में उसके पत्नी की मर्जी है, क्योंकि वो उसका मास्टर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो स्लेव है, उसके इशारे पर नाचने के लिए बाध्य है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही वो करेगी, ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे नारीवाद की स्थापना करना चालू कर दिया है। और मॉडर्न जो थिंकर्स हैं नारीवाद के, जिसमें वीमेंस लीग प्रमुख है, जो अमेरिका में शुरू हुआ था। अभी महिलाओं ने मी टू कैंपेन चलाया था डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। मी टू कैंपेन काफ़ी प्रभावी हुआ था, वर्ष 2020 से ही चल रहा था। यानी अगर पास्ट में आपके साथ किसी पुरुष ने जोर जबरदस्ती किया है तो आप इस मुद्दे को उठा सकती हैं। भारत में भी कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, और उसी में एमजे अकबर की का मंत्री पद, परिषद पद से त्यागपत्र देना पड़ गया। वो विदेश राज्य मंत्री थे। एमजे अकबर बेचारे इसी में चले गए थे। खैर, जो भी है, तो नारीवाद, फेमिनिज्म अंतिम विचारधारा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसको कि आपको पढ़ना है। इसमें आपको वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में तो पढ़ना ही है, हैरियट टेलर के बारे में भी पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ आदि के बारे में भी पढ़ना है, और जेएस मिल के बारे में भी पढ़ना है, जिन्होंने 1869 में सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक एक ऐसे लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित हैं, और उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने महिलाओं के बारे में इस तरह की धारणा पाली है, या ये चीज़ लिखा है जिसमें उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। खैर, उसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, जेएस मिल ऑन वीमेन। ये हम आप इसी तरह के एक वीडियो बना चुके, हमको याद आ रहा है, और उसे आप ढूंढ कर देख सकते हैं। उसे आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।